हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। सबसे प्रेशस राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। इस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस है। इस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बेल है कि किसी के ऊपर अगर कोई केस चल रहा है तो वो केस चलता रहे लेकिन बेल हो जाए। अर्नब गोस्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बातें लॉ ऑफ बेल के लिए कही और ये कहा कि एक दिन भी किसी का ये प्रेशस राइट वॉयलेट नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी कोर्ट्स हैं और डिफरेंट बेंचेस हैं सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट्स, उनमें बेल को लेके बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंसी है। आज उनमें से कई केसेस की बात होगी, लॉ ऑफ बेल की बात होगी। अभी 2 दिन पहले ट्विटर पर 2 ट्वीट एक साथ किसी ने लिखे कि एक कोई लॉयर था, उसने अपने क्लाइंट के लिए बेल मांगी और ये कहा कि उसका क्लाइंट जो है वो किडनी डिजीज से सफ़र कर रहा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, इफ डेथ इज सो इमिनेंट bail will not stop it. If he does not have to survive, he will not survive even if he is out on bail. और चीफ जस्टिस ने कहा हमारे ऊपर प्रेशर मत डालो कि डेथ हो जाएगी। लॉयर ने कहा कि बाहर निकल आएगा बेल पे तो शायद बेटर मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाए तो बच जाए। कोर्ट ने बेल नहीं दी लेकिन यह ऑर्डर किया कि उसको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएं। साथ ही में एक दूसरा ऑर्डर है कि गुजरात के राइट्स के दंगों में जो लोग कन्विक्ट्स हैं उनको बेल दे दी जा रही है, जिनके खिलाफ जुर्म साबित हो चुका है, जिनको लोअर कोर्ट्स कन्विक्ट कर चुकी हैं, और उनसे कहा जा रहा है कि वो सोशल सर्विस करेंगे। और अभी जो एक और बहुत इंटरेस्टिंग केस हो रहा है मध्य प्रदेश में, स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त अल्फाज में कहा कि बेल नहीं होनी चाहिए। फिर हाई कोर्ट ने बहुत सख्त पहले टिप्पणी की कि ऐसे लोगों को बेल नहीं होनी चाहिए और फिर बेल रिजेक्ट की। जो भी स्टैंड अप कॉमेडियन हैं उनको किसी भी रिलीजन को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, किसी रिलीजियस गॉड को या प्रॉफिट्स को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ केस ये हो रहा था कि साहब उस दिन के प्रोग्राम में कुछ बोला नहीं गया, कोई एविडेंस नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, तो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मामला है। लेकिन ये कि बहरहाल मुनव्वर फारूकी को भी फ्यूचर में कम से कम जब वो अब रिलीज हों उनको केयरफुल होना चाहिए कि किसी के मजहबी जज्बात को मजरूह ना किया जाए। इसी तरह जन्माष्टमी के आसपास का बेल का मैटर गया। मर्डर हुआ था बीजेपी के वर्कर का, धर्मेंद्र वाल्वी, और यहां पर एक्यूज ने यह कहा कि साहब जन्माष्टमी का त्यौहार है, बेल मिल जाए। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपना जो एक बहुत ह्यूमरस स्टाइल है, बहुत अच्छा ह्यूमर है उनका, सेंस ऑफ ह्यूमर, उसमें उन्होंने कहा कि साहब देखिए, लॉर्ड कृष्णा की तो बर्थ जेल में हुई थी और लॉर्ड कृष्णा की ही जन्माष्टमी को कॉज बना के जेल से बाहर जाने की बात की जा रही है। अभी देखिए कि 5 अक्टूबर से जर्नलिस्ट सिद्दीक कप्पन जो कि हाथरस में जा रहा था, वो जो दलित बच्ची के साथ जुल्म बर्बरियत हुई थी, और उसको अरेस्ट कर लिया गया, तरह तरह के चार्जेस लगा दिए गए और अभी तक उसको बेल नहीं हुई। तो इस तरीके से जो ये एक इनकंसिस्टेंसी है हमारे जुडिशल ऑर्डर्स में, ये एक तकलीफ दे चीज़ है। स्वामी चिन्मयानंद को जिस तरीके का बेल ऑर्डर पास किया गया जिसमें विक्टिम के ऊपर भी बहुत से एस्पर्शंस कास्ट किए गए जो बहुत ही पुअर टेस्ट में थे, लंबा ऑर्डर था। कन्हैया कुमार के वो जो बेल दी गई दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें जो ऑर्डर था वो बहुत लंबा ऑर्डर था। और बेल का लॉ बिल्कुल ये है कि बेल का ऑर्डर शॉर्ट होना चाहिए,
उसमें मेरिट्स ऑफ द केस पे कुछ नहीं कहा जाना चाहिए, गो के बाद में चिन्मयानंद जी का शायद मामला कुछ सॉर्ट आउट हो गया उस विक्टिम के साथ। लेकिन ये कि अभी आप देखेंगे, मैं आपको आगे बता रहा हूं किस तरीके से बेल के मामले में डिस्क्रिशन जरूर है जहां ऑफेंस नॉन बेलेबल है, लेकिन उस डिस्क्रिशन को भी जस्टली, रीजनेबली, फेयरली और ऑब्जेक्टिवली जजेस को एक्सरसाइज करना है। वो डिस्क्रिशन भी जजेस को एक्सरसाइज करने में वो सारे प्रिंसिपल्स जो वो और केसेस में बताते रहे हैं देश को, उनको अपनाने चाहिए। सरदापुरा विलेज में जो 2002 में एक मैसेकर हुआ 23 मुस्लिम्स का, जिनको जिंदा जला दिया गया, दिन का वाकया है, 9:30 बजे का। 2 पुलिस ऑफिसर वहां मौजूद थे, वो बहाना करके चले गए। और इसमें जब सरकार ने सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटेड एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन किया। 73 एक्यूज थे, उन एक्यूज में से 19 एक्यूज को गुजरात हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया। उनमें से 14 एक्यूज ने अपील की है अपने कन्विक्शन के अगेंस्ट, और ये कन्विक्ट हैं। अब इनके ऊपर मैसेकर का जुर्म जो है वो हाई कोर्ट में साबित हो चुका है, हाई कोर्ट ने भी कन्विक्ट कर दिया इनको। उसके बाद इनको सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि साहब वो इंदौर चले जाएं, कुछ जबलपुर चले जाएं, और अब ये स्पिरिचुअल वर्क करेंगे और सोशल सर्विस करेंगे। मैं ये समझता हूं कि यहां पे भी हमारे जो ऑर्डिनरी डिस्कोर्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिट्रीब्यूशन और डेटरेंस का रहता है, जिसके मैं पर्सनली अगेंस्ट हूं, ये उससे एक डिफरेंट डिस्कोर्स नजर आ रहा है, जो कंट्री में एक तरह की एंजाइटी पैदा कर रहा है लोगों को कि वो कोर्ट जो संडे में बैठ जा रही है ये सुनने के लिए कि निर्भया के मामले में अलग अलग फांसी होगी या साथ में होगी, सडनली वो एक्यूज के इतने फेवर में कैसे है, ये एक क्वेश्चन मार्क है, विदाउट एट्रीब्यूटिंग एनी मोटिव टू एनी जज। हम किसी भी जज को मोटिव नहीं एट्रीब्यूट करते, और मैं ये समझता हूं कि हर जज की अपनी थिंकिंग होती है, लेकिन मैं प्रो बेल हूं, इसलिए मुझे इन बेल ऑर्डर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे चिन्मयानंद के ऑर्डर में प्रॉब्लम यह है कि उस विक्टिम के बारे में इस तरह के कमेंट्स नहीं करने चाहिए। और इस केस में जहां पे ये कन्विक्शन का, मैसेकर का केस है, वहां पे सोशल सर्विस और स्पिरिचुअल सर्विस की चीज अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन कहीं ना कहीं यहां विक्टिम का पर्सपेक्टिव क्यों नहीं देखा जा रहा, जो निर्भया के केस में विक्टिम का पर्सपेक्टिव देखा जा रहा है। माया कोडवानी मिनिस्टर थी गुजरात में, उनको का सेंटेंस बहुत लंबा उन्हें दिया हाई कोर्ट ने, उनको भी कन्विक्ट कर दिया गया नरोदा पटिया के केस में, और 90 लोग यहां मारे गए थे, और उनको 28 इयर्स का कन्विक्शन के बाद इंप्रिजनमेंट दिया गया। वो भी कन्विक्ट हैं, लेकिन उनको भी 30 जुलाई 2014 को गुजरात हाई कोर्ट बेल ग्रांट कर देता है। एक और केस मेरे माइंड में आ रहा है, मोहसिन शेख का, एक जवान टेक बच्चा है, उसको मार दिया धनंजय देसाई ने। 6 पेज का ऑर्डर है जस्टिस मृदुला भटकर का, बॉम्बे हाई कोर्ट की, और अपने ऑर्डर में लिखा उन्होंने, द फॉल्ट ऑफ द डिसीज वॉज ओनली दैट ही बिलोंग टू अनदर रिलीजन। एक्यूज की सिर्फ यह गलती थी कि वो किसी और मजहब के मानने वाला था। दिस फैक्ट आई कंसीडर इन फेवर ऑफ एक्यूज्ड। वो कोर्ट्स जो इतनी प्रो विक्टिम है, वो इस केस में प्रो एक्यूज क्यों हैं? और यह भी कहा कि साहब वो पेस्टल ग्रीन कलर की शर्ट पहने हुए था और दाढ़ी थी, तो इससे एक्यूज प्रोवोक हो गया। मैं ये समझता हूं कि ये जूरिस्प्रूडेंस की रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। आइए अब जरा सा लॉ ऑफ बेल के बारे में बात कर लेते हैं। लॉ ऑफ बेल जो है
वो है एट द क्रॉस रोड ऑफ लिबर्टी एंड सिक्योरिटी. इट इज अ बिग कॉब वेब. It is a web encompassing the issues of personal liberty, public concern, community interest, and interest of justice. मुगल जमाने में भी बेल का लॉ था. निकोलो मनुशी इटालियन ट्रेवलर था, और आजकल आपको मालूम है बाबरी मस्जिद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेवलर्स के अकाउंट पे, जो आमतौर से हिस्ट्री में नहीं माने जाते, पूरा जजमेंट दे दिया. उसने शाहजहां के बारे में, औरंगजेब के बारे में, दारा किशोर के बारे में, जयसिंह के बारे में अपनी किताब में लिखा है. कुछ कुछ उसका जिक्र जो है वो आपको ग्रीक पीरियड में भी मिल जाता है. अब डिस्टिंक्शन हम करते हैं कि कुछ बेलेबल क्राइम्स हैं, कुछ नॉन बेलेबल क्राइम्स हैं. बेलेबल क्राइम्स में बेल आपका राइट है. नॉन बेलेबल क्राइम्स में ये डिस्क्रिशन है, लेकिन मैंने जैसे बार बार कहा है कि ये डिस्क्रिशन लिबरली इस्तेमाल होना चाहिए. लेकिन क्या हम इसको लिबरली इस्तेमाल करते हैं? इंग्लैंड में और पहले चले जाएंगे तो 1275 में स्टैट्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर आई. 1677 में हैबियस कॉर्पस एक्ट आया. पूरा पर्पस जो बेल लॉ का है वो ये है कि एक्यूज के अगेंस्ट अभी क्राइम साबित नहीं हुआ है. एक्यूज का जॉब खत्म हो जाएगा, उसकी फैमिली सफर करेगी, वो अपना डिफेंस तैयार नहीं कर पाएगा. तो जो जज है वो सोसाइटल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कंपेयर करके इस नतीजे पे पहुंचता है कि उसे बेल देनी चाहिए या बेल नहीं देनी चाहिए, और उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. लेकिन अब आप देखिए कि हमारे यहां हमने किन किन लोगों को बेल डिनाई कर दी. विनायक सेन डॉक्टर हैं, उनको कोई उन्होंने वॉयलेंट क्राइम नहीं किया. उनके ऊपर इल्जाम यह है कि ये साहब कोरियर थे बिटवीन सैनियल और एक बिजनेसमैन थे पीयूष सिन्हा, कि साहब ये सैनियल जो मायोइस्ट था उससे 33 टाइम्स मिले. इनके खिलाफ एविडेंस यह है कि एक पोस्ट कार्ड है डेटेड 3 जून 2016 बाय सैनियल फ्रॉम द जेल अबाउट हिज हेल्थ, हिज केस, और ये वो पोस्ट कार्ड है जिस पे जेलर साहब के भी दस्तखत हैं. यानी कोई सीक्रेट बात नहीं है, जेल से पूछ के वो खत लिखा गया है. एक साहब येलो कलर की बुक मिली इनके पास से जिसमें यूनिटी बिटवीन सीपीआई और मायोइस्ट जो उनकी पार्टीज हैं उनमें यूनिटी हो, उसका जिक्र है. इस एविडेंस पे हमने एक डॉक्टर को, जिसके लिए नोबेल लॉरेट्स ने लिखा, बेल डिनाई की. अरेस्ट हुई 2007 में, बेल हुई 2009 में. और आपको केस बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जीएन साई बाबा, 90% डिसेबिलिटी है. उनके भी के साथ एलेज मायोइस्ट लिंक हैं. जो उनके साथ 5 और को एक्यूज थे, उन सबको बेल मिल गई, मगर इनको बेल नहीं मिली. इसी तरह बेल जो है वो आमिर को डिनाई की गई. 12 साल उसे जेल में रखा गया. फादर उसके मर गए, बेल नहीं मिली. मदर बीमार थी, बेल नहीं मिली. तो ये जो हमारा बेल की ग्रांट में डिस्क्रिमिनेशन है, और इवेंचुअली अब तो पूरी किताब आ गई है, फ्रेम्ड एज अ टेररिस्ट, कि आपने किसी को 12 साल जेल में रखा विदाउट बेल और वो बाद में एक्विट हो गया. ऑन द अदर एंड संजय दत्त को बार बार आप पैरोल पे छोड़ते रहे. और ऐसे कई और केसेस हैं जहां बेल इसी तरीके से डिनाई की गई. शेख वाहिद हैं जो बाद में एक्विट हो गए बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट में, उनकी बेल की एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई. कबीर कला मंच के लोग हैं, कोई जुर्म नहीं किया इन्होंने, कोई वायलेंट क्राइम नहीं किया, लेकिन इन पे इल्जाम लगा प्रमोटिंग मायोइस्ट आइडियोलॉजी.
थ्रू देयर सॉन्ग्स एंड प्लेस। और शीतल, उसको 2 बार बेल डिनाई हुई, प्रेग्नेंट थी, सेशंस कोर्ट ने डिनाई की, हाई कोर्ट ने बाद में दे दी। उसके हस्बैंड को 4 साल बाद बेल मिली। तो ये जो बेल के लॉ में डिस्क्रिपेंसी और इनकंसिस्टेंसी है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। लॉ का प्रिंसिपल ये है कि 90 डेज में अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ, अगर क्राइम ऐसा है जिससे में सजाए मौत है या 10 साल का इम्प्रिजनमेंट है, तो बेल दे देनी चाहिए। अगर 60 डेज और क्राइम्स में इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ तो बेल दे देनी चाहिए। इसमें भी बेल देने में हम श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी रखते हैं। अब मैं अगर गरीब आदमी हूं तो अमीर आदमी से तो मेरी जान पहचान है नहीं, तो मैं 1,00,000 2 लाख की श्योरिटी कैसे लाऊं? एज अ रिजल्ट जो अमीर हैं उनके लिए बेल है और जो गरीब हैं उनके लिए जेल है। ये कोई लीगल सिस्टम के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है। और जैसे मैंने आपको कहा कि नॉन बेलेबल क्राइम्स में जज के पास डिस्क्रिशन है, लेकिन ये डिस्क्रिशन उसको आर्बिट्रेरी मैनर में एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। ये डिस्क्रिशन उसको साउंड प्रिंसिपल्स पे गाइडेड बाय लॉ एक्सरसाइज करना चाहिए। ये वेग और फैंसीफुल नहीं हो सकता। उसको बेल देते वक्त इनॉर्मिटी ऑफ चार्ज क्या है, नरेटिव ऑफ एक्यूजेशन क्या है, सीवियरिटी ऑफ पनिशमेंट क्या है, एविडेंस क्या है, क्या डेंजर है कि उससे। अब चिदम्बरम से कोई डेंजर नहीं था कि ये टेम्पर कर लेंगे, क्योंकि सारा केस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे बेस्ड था। फिर भी 100 दिन तक उसकी बेल नहीं हो पाई। कितने दिन लगेंगे ट्रायल में, क्या एक्यूज की हेल्थ की क्या सिचुएशन है, एज और सेक्स क्या है। चिन्मयानंद केस में जज ने लिखा 72 साल के हैं, बहुत बीमार हैं, लेकिन साईं बाबा के केस में 90% डिसेबिलिटी थी, नहीं सुनी गई ये बात। पोजीशन और स्टेटस ऑफ एक्यूज विद रेफरेंस टू विक्टिम एंड विटनेसेस क्या है। अब ये बाबा जो है चिन्मयानंद बाबा, ये बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं। मैं तो समझता हूं कि आसाराम को भी अब बेल मिलनी चाहिए। बहुत दिन वो जेल में रह लिए हैं, लेकिन हमें लॉ में बेल डिनाई करते हुए ना तो एक्यूज के फेवर में होना चाहिए, ना एक्यूज के खिलाफ। मुझे कुछ प्रिजुडिस का मामला लगता है कि आसाराम को अननेसेसरली हम बहुत देर तक जेल में रखे हुए हैं। यह भी बात सही है कि पैरिटी का प्रिंसिपल नहीं लगता कि अगर को एक्यूज को छोड़ दिया गया तो इन्हें भी छोड़ दिया जाए। चिदम्बरम के केस में को एक्यूज थे उनके बेटे कांति चिदम्बरम, वो बाहर हैं लेकिन बाप अंदर है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि फेसबुक पे और ट्विटर पे हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें। और अब हमने लीगल अवेयरनेस का एक ऐप बना दिया है जो आप गूगल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ये नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप एक मिस कॉल दे दें, ऐप आप तक पहुंच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अपने प्रश्न जो हैं वो आप ऐप पे भेजें, उन पे मैं आपको जवाब दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।